बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव न्यूज़ शो के साथ आपका खैर मकदम करते हैं रिजवान रौनक और आसमा इकबाल। नाज़रीन, हमेशा की तरह खबरें, तबसरे और तज्जिए लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। सबसे पहले कल भी हमने बात की थी वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा उज़्बेकिस्तान, नहायत अहम दौरा है। कल भी नहायत अहम मसरूफियात रहीं, मुलाकातें हुई, गुफ्त व शनीद बहुत अहम रही जो कि पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से। आज अगर हम देखें आसमा, तो आज उसका कैनवस जो है गुफ्तगू का वो बढ़ता हुआ हमें नज़र आया। वो पूरे खित्ते के बल्कि 2 खित्तों के बारे में, तीसरे खित्ते यूरोप में एंटर होने की बातें हो रही थी। वो हो रही थी जनाब वस्ती और जनूबी एशिया से मुतालिक जो कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ख़ास तौर पर हम बाकी देखते हैं कि 60 से ज़्यादा ममालिक, कुछ सरबराहान मुमलिकत थे, कुछ उनके वफूद थे, कुछ की नुमाइंदगी थी, तो 60 से ज़्यादा ममालिक की नुमाइंदगी थी वहाँ पर। और ख़ास तौर पर कोशिश ये की गई कि किस तरह से हम जनूबी एशिया, वस्ती एशिया और फिर यूरोप तक एक्सेस हासिल कर सकते हैं, किस तरह से पहुँच दे सकते हैं तमाम के तमाम खित्ते को। उस पर भी बात करेंगे डिटेल के साथ अपने इस प्रोग्राम में। और दूसरा ये कि अफ़गानिस्तान में सूरत हाल के हवाले से वो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और अफ़गानिस्तान के लिए अमरीकी जो ख़ुसूसी नुमाइंदे हैं ज़ल्म खलीलज़ाद, उनके दरमियान मुलाकात, उसमें भी वही बातें जो हैं वो की गई हैं कि अफ़गान अमन अमल में पाकिस्तान का किरदार किस तरह से है। पाकिस्तान ने पुरखुलूस मुखलिस कोशिश की है कि मामला जो है वो बेहतर तरीके से हल हो, लेकिन बहरहाल अफ़गान अवाम हैज़ टू डिसाइड कि वो उनका हुक्मरान कौन होगा, किस तरह की हुकूमत चाहते हैं और अफगानिस्तान में उनके अपने मुल्क में क्या होना है, ये वो डिसाइड करेंगे। बिल्कुल जी, अवाम के डिसाइड करने की बात हो रही है तो हमें भी, हमारे अवाम को भी कुछ डिसाइड करना है और वो डिसाइड करना है कोविड को लेकर। पहले हमने देखा कि हमारी जो हुकूमत है, मुख्तलिफ शहरों की जो इंतज़ामिया है, उन्होंने बड़ी अच्छी हिकमत अमली अपनाते हुए बड़ी अच्छी मनसूबाबंदी के तहत कोविड को बहुत ज़्यादा काबू में रखा। लेकिन अब ये जो चौथी लहर की बात हो रही है और वो है डेल्टा, बहुत ही ख़तरनाक वेरिएंट है जो कि भारत से शुरू हुआ था। अब ये जो वेरिएंट है, नई जो किस्म है, ये बढ़ती चली जा रही है, फैलती चली जा रही है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान में भी इसके नुकसान सामने आ रहे हैं और WHO ने ये ख़बरदार कर दिया है कि अगर ये सूरत हाल इसी तरह से रही और इसको नहीं काबू किया जा सका, लोग बेएहतियाती करते रहे, तो फिर इससे जो नुकसान होगा उसे काबू करना नामुमकिन भी हो सकता है। ये बहुत बड़ा एक अलर्ट है जो तरह से कहा जाए कि जारी किया गया है WHO की जानिब से, आलमी इदारे सेहत की जानिब से। इस पर भी बात करेंगे, दीगर कुछ और मौज़ूआत भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। हमारे साथ है MCB बर्क रफ्तार। ये मिनटों में पैसे पहुंचाए जब भी मैं चाहूँ मेरे बर्क रफ्तार रेमिटेंस अकाउंट में, जो मैं MCB की 1400 से ज़ायद ब्रांचेस में से किसी भी ब्रांच से आसानी से वसूल कर सकती हूँ या ज़रूरत के मुताबिक ATM से निकाल सकती हूँ और हमारी हर ज़रूरत पूरी हो जाती है फौरन। MCB बर्क रफ्तार, फौरन से फौरी। MCB बैंक फॉर लाइफ। वेलकम बैक जी। कुछ दौरे उज़्बेकिस्तान के हवाले से बात कर लेते हैं। वज़ीर आज़म की वहाँ क्या मसरूफियात रही हैं, हम आपको गाहे गाहे दिखाते भी रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने आपसे बराह रास्त शेयर की और बहुत सारी चीज़ें PTV के जो मुख्तलिफ न्यूज़ शोज़ हैं, बुलेटिन्स हैं, उसमें भी आपके सामने आती रही हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आज फिर से, कल तो वैसे हमारा प्रोग्राम ही डेडिकेटेड था इसको लेकर, लेकिन आज के शो में हम बात ना करें, ये भी पॉसिबल नहीं है। और पॉसिबल इसलिए भी नहीं है कि जी आज ताशकंद में एक बहुत अहम कॉन्फ्रेंस हुई है वस्ती और जनूबी एशिया को लेकर, और इस कॉन्फ्रेंस में भी वज़ीर आज़म इमरान खान का यही कहना है कि अगर अफ़गानिस्तान में अदम इस्तेहकाम होता है या सूरत हाल बिगड़ती है तो पूरे खित्ते में सूरत हाल बिगड़ सकती है। बहुत सारे ममालिक इसकी ज़द में आ सकते हैं, जो सूरत हाल ख़राब होगी उसकी वजह से जो भी असरात होंगे उनकी ज़द में आ सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुल्क मुतासिर होने वाला है, जो मुतासिर हो सकता है, वो है पाकिस्तान। और पाकिस्तान ही वो मुल्क है जिसने ये जो जंग रही है 2 दिहाइयों तक, इसमें सबसे ज़्यादा 70,000 जानों का नुकसान उठाया है। आज फिर हमने देखा है रिजवान की ये बात उन्होंने बड़ी वाज़ेह कर दी है दुनिया के ऊपर, और बहुत सारे ऐसे ममालिक भी जो एतराफ़ करने को तैयार नहीं हैं, अब उनको ये एतराफ़ करना पड़ेगा क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान बहुत सारी जगहों पर इसका बरमला इजहार कर चुके हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और
वज़ीर आज़म इमरान खान हर जगह ये वाज़े करते हुए नज़र आ रहे हैं। कश्मीर का मामला, उसके तो सफ़ीर हैं, वकील भी हैं, उन्होंने खुद कहा है, लेकिन अफ़गानिस्तान के मसले को लेकर भी उज़्बेकिस्तान में जिस तरह से कल भी और आज भी अफ़गानिस्तान का मसला, उसके बाद अफ़गान अमन अमल जो मुफाहमती अमल जारी है उसमें पाकिस्तान का किरदार, गो कि अफ़गानिस्तान की तरफ से बार बार ये शिकायत भी की जा रही है, बार बार शक का इजहार किया जा रहा है, लेकिन एक तरफ मदद भी पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान मांगता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि सदर अशरफ गनी और वज़ीर आज़म इमरान खान के दरमियान मुलाकात में भी ये बात डिस्कस हुई है। लेकिन उसके साथ साथ दूसरी तरफ शकूक व शुबहात का इजहार भी, इल्ज़ामात का सिलसिला भी जो है वो जारी है, उसको भी एड्रेस और कैटर करती हुई नज़र आई है वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी खारजा अमूर की टीम जो है, इन्होंने बाकायदा इसको कैटर किया है। लेकिन वस्ती और जनूबी एशिया ख़ास तौर पर टॉपिक रहा, किस तरह से मामलात को आगे लेकर चलना है, अमन व इस्तेहकाम किस तरह से इस खित्ते की अब बुनियादी ज़रूरत बन चुका है। ओके, अमन व अमान अपनी जगह पर आसमा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अगर हम देखते हैं तो अब चूँकि मईशत की बुनियाद पर तमाम के तमाम ताल्लुकात आपके ममालिक से जो बन रहे होते हैं, जी खारजा पॉलिसी भी, जी बिल्कुल आपने सही कहा, जैसे सिफारतकारी भी जो है वो आजकल हम देखते हैं कि तमाम की तमाम माशी सिफारतकारी है। जिस मुल्क के साथ आपके माशी ताल्लुकात हैं, लेन देन ज़्यादा हो रहा है, तिजारती हजम ज़्यादा है, वो मुल्क आपका दोस्त शुमार किया जाता है। उस मुल्क के साथ आपके साथ वेस्टेड इंटरेस्ट बहुत सारे ऐसे हो जाते हैं जिनको बिल्कुल किसी भी सूरत इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो माशी सिफारतकारी जब होगी, इस खित्ते को अगर माशी तौर पर आसमा एक साथ जोड़ना है तो फिर डेफिनेटली हम सबको अफगानिस्तान में अमन के लिए कोशिशें करना है। अच्छा, ये जो अफगानिस्तान में अमन के लिए कोशिशें हैं जिनका आपने भी जिक्र किया कि हम सबको मिलकर करनी चाहिए, इसमें पाकिस्तान जितना मुखलिस रहा है उतना कोई और मुखलिस नहीं रहा है। कोई भी मुल्क अगर हम बात करते हैं, हम किसी की खुलूस नीयत पर वो शक नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आपको वो बता रहे हैं जो एफर्ट्स सामने आती हुई दिखाई दी हैं। किसी मुल्क ने इस तरह से एफर्ट नहीं किए हैं जिस तरह से हमारे मुल्क ने किया, और ख़ास तौर पर हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता 3 साल में ये एफर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने यहाँ पर हुकूमत संभाली। और ये इसलिए बढ़ गई कि वज़ीर आज़म इमरान खान जब उन्होंने इक़्तिदार नहीं संभाला था, जब उनकी पार्टी की अपोजिशन भी नहीं थी जो अभी हुकूमत बनाने के लिए है, या उस वक्त खैर अपोजिशन में भी वो इतने स्ट्रॉन्ग उस तरह से नहीं थे दीगर पार्टियों के मुकाबले में, तब से वो ये बात करते रहे हैं कि जब भी अफगानिस्तान का जिक्र होता था, जब भी अमेरिका की वॉर जो शुरू की गई है वहाँ पर लेकर उसका जिक्र होता था, उन्होंने हमेशा ये कहा कि इसका हल आप देख लें, आज इसका हल निकाल लें या इसका हल कुछ सालों बाद निकाल लें। ये हल निकलेगा तो सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात के ज़रिए निकलेगा, और इसका कोई तरीक़ाकार है ही नहीं कि अफ़गानिस्तान के मसले को हल किया जा सके। यही वजह है कि जी अब जब ताशकंद में बात हुई है कि वस्ती और जनूबी एशिया में अमन किस तरह से कायम किया जा सकता है, यहाँ तिजारत को किस तरह से फ़रोग दिया जा सकता है, यहाँ जो ममालिक हैं उनके ताल्लुकात को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, तो वज़ीर आज़म ने फोकस इसी बात पर किया कि ये सब चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन ये होंगी कब? जब अफ़गानिस्तान में अमन कायम होगा। अफ़गानिस्तान में अमन कायम नहीं होता है तो सूरत हाल खत्ते भर में बेहतर नहीं हो सकती है, और इसके लिए तमाम मुल्कों को, रिजवान वही आप वाली बात के एफर्ट्स करनी है। लेकिन एक बार फिर से बावर कराया गया वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से, और बिल्कुल ये सही बात है, इसमें किसी को कोई इनकार नहीं है कि जितनी कोशिशें पाकिस्तान ने की हैं इतनी किसी ने नहीं की हैं। बहरहाल जी, मेरे ख्याल में इस बारे में रिजवान हमारे पास रिपोर्ट भी मौजूद है। जी बिल्कुल, रिपोर्ट नाज़रीन एक मुफस्सल पैकेज जो है हमारे नुमाइंदे हारून इलाही तूर ने आपके लिए तैयार किया है। ये जो वस्त एशिया और सेंट्रल एशिया साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस हुई है, इस हवाले से हारून इलाही तूर की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। वस्त और जनूबी एशिया में इलाकाई राब्तों के चैलेंजेस और मौक़ों पर उज़्बेकिस्तान के दारुल हुकूमत ताशकंद के इंटरनेशनल कांग्रेस हाल में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अफ़गानिस्तान में अमन पाकिस्तान में अमन इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। हमने हमेशा अमन के लिए राहें खोली हैं। Regional peace and stability is of paramount importance for optimal results. I foresee two key challenges in this context. First is the situation in Afghanistan. Second, outstanding disputes keeping the region fragmented and least integrated for decades. Peace in Afghanistan remains the most critical factor in translating this connectivity vision into reality. Our foremost priority is stability in Afghanistan. Pakistan will continue to support all initiatives for peace and reconciliation. We encourage all neighbors of Afghanistan and regional and international stakeholders to work together for facilitating a negotiated political settlement. The country that is going to be most affected by turmoil in Afghanistan is Pakistan. I can assure you that no country has tried harder to get Taliban on the dialogue table and to have a peaceful settlement there. To blame Pakistan for what is going on in Afghanistan, I feel, is extremely unfair. Why would I come to Kabul if I was not interested in peace? What is happening in Afghanistan is over 2 decades of conflict, deep divisions. Unfortunately,
The United States seeking a military solution when there was not one. Tajikistan, Pakistan, Uzbekistan, how we can all get together and somehow help the peace process and a political settlement, because it is in all of our interests. वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मसले कश्मीर के हल से इलाके में तरक्की और इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जा सकता है, जिससे खित्ते के तमाम मुल्क मुस्तफीद होंगे। The second major challenge to the connectivity initiative are the regional unsettled disputes, and this is between Pakistan and India. Our main issue is Kashmir. If we can resolve that issue, just imagine the impact, the huge market of India on one side, China on the other side, connectivity between Central Asia, Pakistan, the whole area changes. And unfortunately, because of our disputes, unresolved disputes, the huge potential remains untapped. इलाकाई राब्तों के फ़रोग के लिए कॉन्फ्रेंस को अहम करार देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि सी पैक और ग्वादर की बंदरगाह खित्ते के मुल्कों को तजारत और तरक्की के बेपनाह मौके मुहैया करते हैं। Regional connectivity is an important policy plank of my government's Vision Central Asia. Central Asian states are stable and growing economies which offer big natural energy resources and a market of 80 million people. Similarly, Pakistan's unique geographical location provides the most economical and shortest available sea route for cost-effective transit trade through Gwadar and Karachi. We would welcome cooperation between Gwadar and other ports of the region. We hope CPEC can stimulate further regional cooperation and be the foundation of a much larger connectivity network based on mutual cooperation. वज़ीर आज़म इमरान खान ने कॉन्फ्रेंस की कामयाब इनेकाद पर उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ियोव को मुबारकबाद देते हुए कहा कि इससे इलाकाई तरक्की, खुशहाली, अमन व इस्तेहकाम और राब्तों की नई राहें खुलेंगी। हारून इलाही तूर, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़। जिनाज़िन वस्ती एशिया और जनूबी एशिया के हवाले से कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे वज़ीर आज़म इमरान खान, ख़ास तौर पर चूँकि एजेंडा वही था कि किस तरह से तमाम ख़ित्तों को आपस में मिलाया जा सकता है, किस तरह से ये जो ख़ित्ते हैं इनको यूरोप से मिलाया जा सकता है, ह्यूमन कनेक्टिविटी है, ट्रेड वॉल्यूम बढ़ाना है आपस में ख़ित्ते का। तो इस हवाले से लेकिन एक बुनियादी पॉइंट आसमा वही है जो हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये तमाम का तमाम ख़ित्ता अगर साउथ एशिया अगर सेंट्रल एशिया से मिलता है, मुंसलिक होता है, तो बीच में अफ़गानिस्तान है। काबुल में जब तक अमन नहीं होगा, अफ़गानिस्तान में जब तक अमन नहीं होगा, आप कैसे ये तवक्को रख सकते हैं कि जनाब दोनों खित्ते आपस में मिल बैठेंगे, आपस में मिलकर उसके बाद वो ट्रेड जो है, ट्रेड का जो रूट है वो फिर यूरोप तक चला जाएगा। अभी तो सेंट्रल एशिया तक पहुंचाना ही बहुत बड़ा मसला बनता हुआ नज़र आ रहा है। साउथ एशिया से आप किस तरह से सेंट्रल एशिया में जाएंगे। और कुछ इसी तरह की बात की है वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने भी, जिन्होंने ज़ल्मे खलीलज़ाद से मुलाकात की है, जो अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी हैं फॉर अफ़गानिस्तान। उनका भी यही कहना था कि जनाब जब तक अफ़गानिस्तान में अमन नहीं होता, हाँ पाकिस्तान अपनी भरपूर कोशिशें करता हुआ नज़र आ रहा है, पाकिस्तान किसी सूरत कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, मुखलिसाना कोशिशें कर रहा है। आगे बहरहाल तमाम आलमी बिरादरी भी आए, मगरबी दुनिया जो कि मामला उठा कर गई है, ख़राब करके गई है, और फिर अफ़गान फोर्सेस और तालिबान के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको भी हल करना है। सही, बिल्कुल ये सारी चीज़ें हैं और यही वजह है कि आज ये जब ये एक अहम कॉन्फ्रेंस हुई है ताशकंद में। इसके साथ साथ आपको बताएं कि वस्ती और जनूबी एशिया के हवाले से जब ये कॉन्फ्रेंस हुई तो इसी दौरान हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान यहीं पर ताशकंद में ही वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात हुए हैं। ये जो मुज़ाकरात हुए हैं, ये जो वफूद मौजूद थे, इनकी ज़ाहिर सरबराही भी की गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान हमारे वफ़द की सरबराही कर रहे थे और वहाँ से अशरफ गानी वफ़द की सरबराही कर रहे थे। अब दोनों ममालिक के दरमियान बातें वही हुई हैं कि जी कुछ भी हो जाए, किसी भी तौर अफ़गानिस्तान में अमन का क़याम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमें इसको पॉसिबल बनाना है। पॉसिबल किस तरह से बनाना है, इसके लिए ये बैठक बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। अशरफ गानी का वहाँ पर मौजूद होना बहुत ज़रूरी था। वज़ीर आज़म इमरान खान तो वहाँ पर मौजूद थे ही। इनकी बात हुई है, बात यही हुई है कि जी ये जो अमन का क़याम है अब इसको प्रोसेस में किस तरह से लेकर आना है। ये उसी मुलाकात के मनाज़िर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान मौजूद हैं, अशरफ गानी यहाँ पर मौजूद हैं और बातचीत बड़े खुशगवार माहौल में हुई है। और यहाँ पर आपको दीगर आम शख्सियात भी वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ दिखाई दे रही हैं। मामलात
यही तय किए जा रहे हैं कि जी किस तरह से इस सारे अमल को आगे बढ़ाया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज इस मीटिंग के अंदर भी इस बात पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है कि जी पाकिस्तान की काविशें बहुत ज़्यादा हैं, उन काविशों को तस्लीम किया जाना चाहिए। और ऐसा कैसे हो सकता है कि जब अशरफ गानी यहाँ पर मौजूद हों तो फिर उनसे उन इल्ज़ामात की बात ना की जाए जो पाकिस्तान के ऊपर लगाए जाते रहे हैं अफ़गानिस्तान की जानिब से। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है, अफ़गानिस्तान की जानिब से एक ऐसा बयान सामने आया है, खैर उसकी तरदीद भी पाकिस्तान की जानिब से कर दी गई है, लेकिन उसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हल तलब हैं। इल्ज़ामात का सिलसिला हो, कुछ दीगर ऐसे इश्यूज़ हों जिन पर बात होनी चाहिए, उसी के लिए आज ये बैठक रखी गई थी। और फिर जी जब तीसरे फ़रीक की बात होती है, अफ़गानिस्तान के अवाम की बात होती है, तो उसको किसी तौर पर इग्नोर नहीं किया जा सकता है। अफ़गानिस्तान के अवाम ही की बात सुनी जानी चाहिए, ये आज भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है। साथ ही साथ यहाँ पर अमेरिका को लेकर भी बात हुई है कि किस इरादे से अमेरिका यहाँ पर आया था और फिर किस तरह से अमेरिका यहाँ से निकला है। क्या ये जो टाइमिंग है अमेरिका के यहाँ से निकलने की, ये बिल्कुल सही है। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से इस पर भी बात की गई है। और जिस तरह से आप सब जानते हैं, बार बार हम ये बात दोहरा भी रहे हैं और ज़्यादा जो ज़ोर है वो यही दिखाई देता है पाकिस्तान की जानिब से भी कि ख़ित्ते का अमन जो है वो इस बात पर मुनहसर है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमन का क़याम किसी तौर पर किया जा सके। अब्दुल्ला जो कि मसालियाती काउंसिल के चेयरमैन हैं, वो भी बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स करते हुए दिखाई देते हैं। अशरफ गानी की मुलाकातें भी हुई हैं, जो बाइडन के पास भी तशरीफ़ ले गए थे, ख़ुद अशरफ गानी भी गए थे, उनके साथ अब्दुल्ला भी तशरीफ़ ले गए थे। बात यही हुई है कि जी किसी भी तरह से इस चीज़ को मुमकिन बनाया जाए कि अफ़गानिस्तान में अमन का क़याम मुमकिन हो सके। और अब से थोड़ी देर पहले जी हम बात कर रहे थे आपसे वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की भी। उन्होंने अफ़गानिस्तान के लिए अमेरिका के जो नुमाइंदा ख़ुसूसी हैं ज़ल्मे ख़लीलज़ाद, जो कि अक्सर पाकिस्तान का विज़िट भी करते रहे हैं, ज़ाहिर है फ़ोकस्ड उनका यही रहा है, उनकी ज़िम्मेदारी भी यही है क्योंकि अमेरिका के नुमाइंदे हैं वो इस रीजन के अंदर एक जो अमन का क़याम है उसके अमल के लिए। तो उन्होंने दुशंबे में आज मुलाकात की है वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की, उनकी मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में अफ़गानिस्तान की जो बदलती सूरत हाल है उस पर तबादला ख़याल किया गया है। शाह महमूद कुरैशी का कहना इस मौके पर यह था कि पाकिस्तान खित्ते में जो रवाबित का फ़रोग़ है वो बढ़ाना चाहता है, इसको फ़रोग़ देना चाहता है इक़्तिसादी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए, लेकिन अफ़गानिस्तान का जो अब अमन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके लिए दोनों ममालिक को मिलकर एफ़र्ट्स करना होंगी। अमेरिका का भी इसमें किरदार यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा अहम है, लेकिन साथ ही साथ वज़ीर ख़ारिजा ने आज ये भी कहा है कि अफ़गानिस्तान के मुस्तक़बिल का जो फ़ैसला है वो अफ़गानों ने मिल बैठ कर करना है। पाकिस्तान अफ़गानों की सरबराही में अफ़गानों को काबिल कबूल जामे मुज़ाकरात के ज़रिए अफ़गान मसले के सियासी हल की हिमायत जारी रखने के लिए बिल्कुल पुरअज़्म है और जो भी फ़ैसला अफ़गान हुकूमत करती है अपने अफ़गान अवाम के साथ मिलकर उसको कबूल किया जाएगा। ये सारी बातें आज की इस बैठक के अंदर हुई हैं जो ज़ल्मे ख़लीलज़ाद और वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी के दरमियान हुई है। अच्छा, हम ये देख रहे हैं कि उज़्बेकिस्तान जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पहुँचे हैं, जिस अपनी टीम को लेकर गए हैं, वो टीम भी बहुत ज़्यादा मुत्तहरिक हमें दिखाई दे रही है। साइडलाइन मीटिंग्स भी हो रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं और गौर जिस बात पर किया जा रहा है वो यही है कि किस तरह से पाकिस्तान अपना ज़्यादा से ज़्यादा किरदार जो है उसको मौसर बना सकता है ख़ित्ते में अमन के लिए और ख़ास तौर पर रिज़वान अफ़गानिस्तान में अमन के लिए। जी बिल्कुल, अफ़गानिस्तान में अमन के लिए किस तरह से मामलात को बेहतर किया जा सकता है। ताशकंद में वस्त और जनूबी एशिया कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके साथ साथ उज़्बेकिस्तान में अफ़गान सदर अशरफ गनी और ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दरमियान जो मुलाकात है उसमें बहुत सारे ऐसे तस्फ़िया तलब उमूर थे जो कि ज़ेर गौर आए हैं। किस तरह से मामलात को आगे लेकर चलना है, ये चीज़ें जो हैं वो ख़ास तौर पर डिस्कस की गई। बिल्कुल जी, और इसी मामले पर हम कुछ डिस्कशन को मज़ीद आगे बढ़ा लेते हैं। राबिता हमने किया है, टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन करेंगे सलमान गनी साहब। वैसे तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बैनुल-अक़वामी उमूर की जब बात होती है तो बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। हमारी रिक्वेस्ट पर हमारे शो के लिए वक्त निकालने उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सलमान साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया हमें हमारी रिक्वेस्ट पर हमारे न्यूज़ शो के लिए ज्वाइन करने के लिए। सलमान साहब, ज़रा ये फरमा दीजिएगा, अफ़गानिस्तान में अमन का क़याम, इसके लिए तमाम ही फ़रीक अपनी अपनी सी एफ़र्ट्स करते दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो अफ़गान हुकूमत हो जो सियासी तौर पर कोशिश कर रही है, चाहे वो पाकिस्तान हो जो कि एक अहम फ़रीक समझा जाता रहा है जब मुज़ाकरात की टेबल पर इन लोगों को बिठाना होता था तब भी, और उसके अलावा भी जो एफ़र्ट्स पाकिस्तान करता था उसने की। लेकिन सलमान साहब, पहले मैं चाहूँगी कि आप ज़रा अमरीका का जो किरदार रहा है 2 दहाइयों के अंदर और जिस तरह से फिर अमेरिका से हमने ये ऐलान होता हुआ सुना कि ये तमाम अहदाफ हासिल कर लिए गए हैं अफ़गानिस्तान के अंदर हम जो चाहते थे, सर हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या अहदाफ थे जो हासिल करना थे, क्योंकि अभी भी तालिबान को अगर हम देखें तो वो उसी तरह से पावर में दिखाई देते हैं जिस तरह जब अमेरिका आया था तो उसने दावा किया था कि इसकी पावर को ख़त्म करके हम दम लेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। सलमान साहब।
देखें आसमा, जहाँ तक अमेरिका के किरदार की बात है तो मैं तो इस पे सिर्फ दो हर्फ की बात करूंगा कि ये सब कुछ गवा के होश में आए तो क्या हुआ। ट्रू देखिए, ट्रू। अमेरिका और नेटो अफवाज ने अफगानिस्तान पर अपना तसल्लुत कायम करने की कोशिश की ताकत और कुव्वत के जरिए, और ये पाकिस्तान था जिसने 2 दहाइयों से उसे बावर करवाने की कोशिश की कि अफगानिस्तान पर कोई भी बैरूनी कुव्वत अपना तसल्लुत कायम नहीं कर सकती। इसलिए कि बरतानिया का रोल भी सबके सामने है, फिर सोवियत यूनियन वहाँ पर पत्थर चाट के गए और अमेरिका भी यहाँ पर अपना तसल्लुत कायम नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान का ये कहना था कि आप अफगान मसला एक सियासी मसला है, मसले का सियासी हल निकालने की कोशिश करें, और ये क्रेडिट सिर्फ पाकिस्तान का है कि उसने अमेरिका जैसी सुपर पावर और तालिबान के दरमियान एक मुज़ाकराती अमल शुरू करवाया। पाकिस्तान का रोल इसमें सहूलतकार का था और दोहा में मुज़ाकरात हुए और मुज़ाकरात पर पेशरफ्त हुई और उस पेशरफ्त के नतीजे में एक मुआहिदा अमल में आया। और पाकिस्तान का किरदार देखें तो पाकिस्तान हमेशा से ये समझता है कि अफगानिस्तान में अमन होगा तो इस खित्ते में अमन होगा, और ये लाइनें पाकिस्तान ने चंद साल कबल ड्रा कर ली थी कि हम 7 समुंदर पार देखने की बजाय इस इलाके के जो मसाइल हैं, इस इलाके की जो मुश्किलात है, अगर दुनिया बैठकर अपने मसाइल हल कर सकती है तो इस इलाके के मसाइल के हल के लिए इलाकाई फोर्सेस को अपना रोल अदा करना चाहिए। और फिर आपने देखा कि इस वक्त जो इलाकाई फोर्सेज है, रूस है, चीन है, ईरान है, पाकिस्तान है, सिर्फ एक बड़ी रुकावट है और वो इंडिया है। इसलिए कि इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के हवाले से मैं हमेशा कहता हूँ कि आप देखें कि उस सरजमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान ने किस तरह किया, कि पाकिस्तान का उसमें रोल हमेशा से ये रहा कि अगर अफगानिस्तान में अमन होगा तो हमारे यहाँ भी इस्तेहकाम होगा, जबकि इंडिया ने उस सरजमीन का इस्तेमाल दहशतगर्दी के लिए किया। और ये देख लें कि इसके बड़े शवाहद मौजूद हैं कि वहाँ पर एनडीएस का और रा का एक गठजोड़ मौजूद है, और उन्होंने इस सरजमीन का इस्तेमाल जो हमसाया ममालिक में दहशतगर्दी और तकरीबकारी के लिए किया। और यही वजह है कि आज अशरफ गनी साहब जो पाकिस्तान को मुर्द इल्जाम ठहराते नजर आते हैं, उसकी बड़ी वजह यह है कि उनके पीछे इंडिया खड़ा है। और आपको याद होगा 72 घंटे पहले उनके तर्जमान ने कहा कि अगर तालिबान से हमारे मुज़ाकरात नाकाम हुए तो हम इंडिया से मदद तलब करेंगे। बहरहाल तालिबान उनका इंतजार कर रहे हैं कि इंडिया को जरूर आना चाहिए। अगर अमेरिका और नेटो अफवाज वहाँ से शिकस्त खा के चली गई हैं तो इंडिया को भी खुद को जरूर आजमाना चाहिए। और बात यह कि अफगानों की एक तारीख है, देखिए बात यह कि अफगान आपस में जरूर लड़ते हैं। सलमान गनी साहब, बिल्कुल अफगानों की जो तारीख है उस पर भी बात करेंगे। हम ये चाह रहे थे कि आप इस पर भी अपना इज़हार ख्याल कीजिएगा। टापी का मंसूबा हो, कासा का मंसूबा, ये बहुत पुराने मंसूबे हैं। आपको याद होगा बहुत ज़्यादा शोरगुल हुआ और बड़े एंथुजियास्टिक थे कि जनाब ये बस अभी हो जाएगा, लेकिन एट द डे एंड अफगानिस्तान, यानी काबुल से चूँकि वो गुजरनी थी, अफगानिस्तान से गुजरनी थी, तो वो मंसूबे बिल्कुल ठप। अब तो शायद किसी को याद भी नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं उज़्बेकिस्तान के थ्रू आगे हम जाते हैं, वस्ती एशिया और सेंट्रल एशिया के दरमियान, जो साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया के दरमियान ताल्लुकात कायम करने हैं, ट्रेड वॉल्यूम बढ़ाना है, उसके बाद यूरोप तक रसाई लेनी है। लेकिन ये बात फिर, जैसे वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज वाजे किया है कि ये बात हम क्यों भूल रहे हैं कि फिर दोबारा अफगानिस्तान ही बीच में ऐसा आता है जो लिंक करेगा। अगर जोग्राफिकल मैप देखा जाए तो सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के दरमियान जो लिंक कर रहा है वो तो फिर काबुल है, अफगानिस्तान है। तो कैसे मुमकिन होगा, यानी इस पर सबसे ज़्यादा फोकस क्यों नहीं कर पा रहे? देखें, बात ये कि जिस तरह आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक लाइन ली है और ये इसमें कोई दो आरा नहीं कि इस खित्ते के अंदर अमन और इस्तेहकाम का दारोमदार अफगानिस्तान पे है। जैसे मैंने कहा कि आखिर क्या वजह है कि इलाकाई फोर्सेस, तमाम इलाकाई फोर्सेस का कंसेंसस है कि अफगानिस्तान के अंदर अमन होना चाहिए, और ये अमन का सिलसिला जो इस खित्ते में खुशहाली और तरक्की के बहुत सारे रास्ते खोलेगा। आपने जिन गैस मनसूबों की बात की है, सबसे अहम बात सी पैक है। देखिए, पाकिस्तान की एक कुर्बानियों की तारीख है अफगानिस्तान के हवाले से। हमने 30 लाख मुहाजिरीन को यहाँ लाए, उनकी मेहमान नवाजी की, और इस वक्त भी देखें अफगानिस्तान के हवाले से तारीख साज कुर्बानियाँ देने के बावजूद पाकिस्तान की नीयत देखें क्या है कि पाकिस्तान की नीयत यही है कि अफगानिस्तान के अंदर एक कंसेंसस है, गवर्नमेंट बननी चाहिए। और मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान जो ये कोशिशें और काबसें कर रहा है वो अफगानिस्तान के अंदर किसी के साथ फ्रीक नहीं है। और अशरफ गनी जो आज पाकिस्तान से मुद्दे इल्जाम पाकिस्तान को ठहरा रहे हैं, वो इसलिए ठहरा रहे हैं कि वो जंजलाहट का शिकार हैं, वो बुखलाहट से दो चार हैं, उनके पाँव तले से जमीन छिड़क रही है और जो कुछ होना है वो दुनिया को नजर आ रहा है। आखिर क्या वजह है कि बरतानिया का वजीर दिफा कहता है कि अगर तालिबान वहां पर हुक्मरान होंगे तो हम अपने मामला उनके साथ तय करेंगे। मास्को क्यों ये कहता है अशरफ गनी इंसानियत है कि आप तालिबान से बैठ के मामला तय करें?
मेरा ख्याल है अशरफ गनी इंतजामिया जितनी जल्दी नविश्ता दीवार पढ़ ले खुद उनके लिए बेहतर है। इस वक्त भारत उनकी मदद करने की पोजीशन में नहीं है, इसलिए कि भारत खुद अंदर से डामाडोल हो रहा है कि नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज की वजह से भारत ही आगे जाने की बजाय पीछे की तरफ जा रहा है। इस खित्ते में पाकिस्तान की अहमियत और हैसियत बढ़ रही है और यही चीज है जो उसको हजम नहीं हो पा रही। बहुत शुक्रिया सलमान गनी साहब, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, अपना तज्जिया खासतौर पर अफगानिस्तान की सूरत हाल को लेकर हमसे शेयर कर रहे थे। बहुत शुक्रिया सलमान साहब आपके वक्त के लिए। आगे हमें प्रोग्राम में बढ़ना है, लेकिन आगे भी कुछ उन्हीं मीटिंग्स की बात हो रही होगी जो उज़्बेकिस्तान में हो रही हैं, ख़ास तौर पर अफगानिस्तान को लेकर हो रही हैं। वैसे तो दीगर मीटिंग्स भी हो रही हैं उज़्बेकिस्तान के साथ, हमें ज़ाहिर अपने रवाबित को बढ़ाना है, तिजारती ताल्लुकात को बढ़ाना है, बिज़नेस को बढ़ाना है, पाकिस्तान में सरमायाकारी लेकर आनी है, और इसके लिए हमें वहाँ मौजूद जो बड़े सरमायाकार हैं, जो वहाँ पर ताजिर बरादरी है, उसको अट्रैक्ट करना है। उसको अट्रैक्ट करने के लिए हमारी ताजिर भी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ जो वफ़द गया है वो तो गया है ये, लेकिन हमारे 100 से ज़ायद बताया जा रहा है कि बड़े ताजिर जो हैं पाकिस्तान के वो वहाँ पर मौजूद हैं, और वहाँ के ताजिरों के साथ, वहाँ के बिजनेसमैन कम्युनिटी के साथ उनके मामलात भी हो रहे हैं, मीटिंग्स भी हो रही हैं। तो मैं रिजवान चाहूँगी कि पहले हम बात कर लें उन साइडलाइन मीटिंग्स की जो वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से और उनके साथ जो लोग गए, खासतौर पर वज़ीर ख़ारिजा उनकी जानिब से। जी बिल्कुल, यूरोपीय यूनियन के जो अमूर ख़ारजा और सलामती के बारे में आला नुमाइंदे हैं, उन्होंने मुलाकात की है, ख़ास तौर पर यही जो ताशकंद में किस तरह से हम मामलात को आगे लेकर चल सकते हैं। इमरान खान, वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की, आपने स्क्रीन पर भी मनाजिर देख रहे हैं। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के माबैन ताउन किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। अच्छा आसमा, ये बिल्कुल वही बात है जो अभी हम सलमान गनी साहब से भी पूछ रहे थे, और बिल्कुल अगर ये मामलात आगे बढ़ते हैं तो एंड जो होगा, जो भी हम रोड और रेल ट्रैक बना रहे हैं, उसका मकसद यही है कि हम साउथ एशिया से चलते हैं वाया अफ़गानिस्तान, हम सेंट्रल एशिया पहुंचते हैं, उज़्बेकिस्तान के मुमालिक ताजिकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, इनमें पहुंचते हैं, और उसके बाद एट द डे एंड हमने अल्टीमेट एंड जो है वो यूरोप में जाकर करना है। तो यूरोपीय यूनियन की दिलचस्पी यहाँ पर ये बात जाहिर करती है कि ये जिस प्रोजेक्ट पर हम बात कर रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट की हम बात लेकर आगे चल रहे हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान ख़ास तौर पर इस बात पर फोकस किए हुए हैं, तो यूरोप तक किस तरह से बहुत आसानी के साथ मसनूआत पहुंचाई जा सकती हैं, ट्रेड वॉल्यूम बढ़ाया जा सकता है, ह्यूमन कनेक्टिविटी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से की जा सकती है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें, लेकिन फिर मतलब बात वहीं पर आकर रुकती है, जो भी आप बात करते हैं कि अफ़गानिस्तान में अमन होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल जी, अफगानिस्तान में अमन होना बहुत ज़रूरी है, और ये जितनी एफर्ट हम देख रहे हैं कि उज़्बेकिस्तान में मौजूद होते हुए भी अशरफ गनी से मुलाकात की गई है, ये भी हमारे सामने। अच्छा जी, कुछ देर पहले हमें अभी आपसे जिक्र कर रहे थे वज़ीर ख़ारिजा की जो मीटिंग हुई है ज़ल्मे खलीलज़ाद से। ज़ल्मे खलीलज़ाद ज़ाहिर है जी बड़ी एक अहम शख्सियत, और उनसे मुलाकातें भी होती रहती हैं। हमारे वज़ीर ख़ारिजा की वो पाकिस्तान भी तशरीफ़ लाए थे, पहले भी हमने आपको आगाह किया है, लेकिन आज जो मुलाकात हुई है उसमें ख़ास तौर पर उस इनखला की बात हुई है जिसको लेकर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। अब बहुत सारे लोग हमें ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, रिजवान अब भी शायद मेरी बात से एग्री करें कि ये इनकलाब सही वक्त पर नहीं हुआ है। अमेरिका की जानिब से जो वक्त चुना गया है वो गलत है, लेकिन बहुत सारी बातें अभी जो बाइडन ने पिछले दिनों वाइट हाउस के अंदर खिताब करना था, उसमें भी जो बहुत सारे तज्जियाकारों ने कहा कि वो ये फैसला वापस ले सकते हैं अफगानिस्तान के हालात को देखते हुए कि हम अपनी फ़ौजों का इनकलाबी नहीं कर रहे, लेकिन फिर ये भी कहा जा रहा था कि इस फैसले का रिएक्शन भी आ सकता है तालिबान की जानिब से। लेकिन जब हम तालिबान की बात करते हैं तो हम देख रहे हैं कि रिएक्शन तो उनकी जानिब से अभी भी है। आज भी उन्होंने एक नई शर्त रख दी है, वो ये शर्त रखी गई है कि उनके 70,000 के करीब जो तालिबान मुख्तलिफ जेलों के अंदर मौजूद हैं, उनको अगर आप रिहा कर देते हैं तो फिर हम 3 महीने के लिए जंगबंदी का मुआहिदा आपके साथ साइन कर लेते हैं, हम उस पर अग्री कर लेते हैं। अभी एक बहुत बड़ी ऑफर है जो की जा रही है, क्योंकि अगर ये जंगबंदी नहीं रुकती है जो अफगानिस्तान के अंदर हो रही है, तो बहुत ज़्यादा खदशात ये मौजूद हैं कि अफगानिस्तान पर ज़्यादा होल्ड जो है वो वहाँ पर मौजूद तालिबान का होगा। बहुत सारे ज़राए, बहुत सारी खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि तालिबान की जानिब से जो दावा किया जा रहा है कि जी हम 85% जो वहाँ पर एरियाज़ हैं उन पर हम काबिज़ हो चुके हैं, ये बिल्कुल गलत है। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का इतना होल्ड अभी नहीं हो पाया है। बहुत सारी जगहों पर अफगान जो फ़ौजी हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं, अफगान हुकूमत के भी वहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन जी पांसा जो है वो किसी भी वक्त पलट सकता है। अब इसको रोकने के लिए क्या हो सकता है, वो ये हो सकता है कि ये जो तालिबान है वहाँ पर उनको मेज़ पर लाया जाए, उनसे मुज़ाकरात किए जाएँ, उनसे बात की जाए, और इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आपस में एक गलत फहमियों का जो सिलसिला है, ख़ास तौर पर जो बदएतमादी का जो सिलसिला है, उस सिलसिले को कम किया जा सके। और रिजवान, ये जो बेएतमादी है, ये बजाय इसकी कि तालिबान के साथ कम की जाए, अब अफगानिस्तान ये करता हुआ दिखाई दे रहा है कि अभी भी पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए जा रहा है। अच्छा आसमा, अगर मैं आपसे थोड़ा सा, मुझे इजाज़त दें, मैं डिफ़र करने की ज़रूरत कर सकूँ, वो ये कि बिल्कुल जैसे आपने कहा कि तालिबान जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि तालिबान आगे बढ़ रहे हैं,
और चलें 85 ना सही 75%, 70%, 80% इलाके पर अफ़गानिस्तान में उन्हीं का इस वक्त जो है वो कब्ज़ा है, हुकूमत है। अच्छा, जो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा होशियारी के साथ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं तालिबान, जो उन्होंने पहले शायद उस तरह के तर्ज़ हुकूमत उनका नहीं था, वो ये है कि अब उन्होंने सरहदी इलाकों पर, यानी अफ़गानिस्तान की तमाम सरहदें अगर आप देखें, चाहे वो उज़्बेकिस्तान के साथ हैं, ताजिकिस्तान के साथ हैं, ईरान के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ हैं, अब हम देख रहे हैं कि स्पिन बोल्दक वाला जो वाक़या है वो भी, वहाँ पर भी तालिबान ने कब्जा कर लिया है, उन्होंने घेरना शुरू कर घेर दिया लिया एक है तरह से उन्होंने। पूरे और अफगानिस्तान जैसे को। पहले कहा जाता था कि काबुल में सिर्फ सदर अशरफ गनी की हुकूमत है, या सदर हामिद करजई की भी इवन हुकूमत जो थी वो काबुल तक महदूद थी, तो सदारती महल तक अब सिर्फ हुकूमत रह गई है अशरफ गनी साहब की। यही वजह है कि अशरफ गनी साहब जब वज़ीर आज़म इमरान खान से मिलते हैं तो यही कहा जाता है कि किसी तरह से, जैसे कि वो अफगान मुफाहमती अमल शुरू हुआ था सदर ट्रंप के दौर में, आपको याद होगा, तो उस दौर में जब वो हुआ था तो पावर शेयरिंग पर बात हुई थी कि अफगान जो इस वक्त हुकूमत है, अब्दुल्ला हैं, अशरफ गनी हैं और जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी क्या शेयरिंग होगी पावर में, और फिर तालिबान को क्या हिस्सा दिया जाएगा, और जो दूसरे वॉर लॉर्ड्स हैं जैसे वहाँ पर ताजिक्स हैं, उज़्बेक्स हैं, वहाँ पर जो बैठे हैं वो क्या करेंगे। तो इस दफ़ा तालिबान ने अपनी स्ट्रेटजी जो है वो नहायत अच्छी तरीके से क्लेवर डिप्लोमेसी के ज़रिए चलते हुए नज़र आ रहे हैं वो, कि एक तो ताजिक्स और उज़्बेक्स को अपने साथ मिलाया है। वॉर लॉर्ड्स अब देखा जाए तो बहुत कम रह गए हैं जो तालिबान के खिलाफ लड़ रहे हैं, हालांकि बुनियादी तौर पर पश्तून आइडेंटिटी रखते हैं तालिबान। यही वजह थी कि उज़्बेक्स और ताजिक्स पिछली दफ़ा ईरान इवन जो है उनके खिलाफ था, लेकिन अब हमने देखा कि तारीख में पहली मरतबा तेहरान में पिछले हफ्ते तालिबान का नुमाइंदा वहाँ पर जाकर बैठा है और मुज़ाकरात हुए हैं अफगान फोर्सेस के साथ या अफगान हुकूमत के नुमाइंदगान के साथ। तो इस वक्त जो है वो सूरत हाल अच्छी खासी हम देखते हैं कि सदर अशरफ गनी की हुकूमत के लिए, अफगान फोर्सेस के लिए जो है वो कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है, बहुत बुरी सूरत हाल है रादर, एंड विद इन डेज जो है वो कुछ भी हो सकता है अफगानिस्तान। अच्छा, एक और भी तो बहुत ज़्यादा खबरें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा इत्तलात आ रही हैं, नाज़रीन आप भी सुन रहे होंगे, कुछ हम भी आपको बताए देते हैं। हो ये रहा है कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ जो इंतज़ामी हुकाम हैं जो अफ़गान हुकूमत की जानिब से तैनात किए गए हैं, और मुख्तलिफ़ इलाकों में जो यहाँ पर अफ़गानी फ़ौज मौजूद है, जो उसकी कमांड संभाले हुए लोग हैं, जो कमांडर्स हैं, वो बगैर किसी मज़ाहमत के हथियार डाले चले जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी एक अचंभे की बात सामने आ रही है, और न सिर्फ हथियार डाल रहे हैं बल्कि बहुत सारी जगहों पर तो ये भी खबरें सामने आई हैं कि इनके जो ग्रुप्स हैं वो तालिबान में जाकर शामिल हो रहे हैं। तो ये चीज़ भी तालिबान को बहुत ज़्यादा मजबूत कर रही है। लेकिन जी इन सारी चीज़ों को रोकना किस तरह से है, अमन का क़याम किस तरह से मुमकिन बनाना है, वहाँ की आवाम की आवाज़ को किस तरह से इन दोनों फ़रीक़ैन की आवाज़ से, यानी तालिबान की आवाज़ से और वहाँ पर जो सियासी हुकूमत है उसकी आवाज़ से ऊपर लेकर आना है, इसके लिए हमें एफर्ट होती दिखाई दे रही है। दोहा में बहुत अरसे से हम देख रहे हैं कि वहाँ मुज़ाकरात होते रहे हैं, और अभी भी जी बताया जा रहा है कि आज कतर के दारुल हुकूमत दोहा में एक बड़ी मीटिंग होने वाली है। अब्दुल्ला जो कि अफ़गान मुफाहमती काउंसिल के चेयरपर्सन हैं, चेयरमैन हैं, वो क़यादत करेंगे जो अफ़गान हुकूमत है उसकी जानिब से, और जो अफ़गान तालिबान हैं उनकी क़यादत कर रहे होंगे जो साबिक़ सदर हामिद करज़ई हैं, वो हुकूमत की जानिब से मौजूद होंगे, और तालिबान वक्त की क़यादत जो है वो मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर जो हैं वो कर रहे होंगे, क्योंकि तालिबान ने उन्हीं पर एतमाद का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि जो फैसला वो करेंगे हमें बिल्कुल जी काबिल कबूल होगा। अब देखना यह है कि दोहा में होने वाले इन मुज़ाकरात का रिज़ल्ट क्या निकलता है, क्योंकि ये जो दोहा में होने वाले मुज़ाकरात हैं ये अगले कुछ दिनों का तयन करेंगे उन चीज़ों का जो अफ़गानिस्तान में बहुत सारे दिनों से हो रही हैं, क्या उन्हें रुकना है या नहीं रुकना है, और फिर अब अगला जो लाहे अमल है वो अफ़गान हुकूमत का क्या हो सकता है, और फिर अफ़गान तालिबान को किस चीज़ पर राज़ी किया जा सकता है, किस चीज़ पर राज़ी नहीं किया जा सकता है। ये भी आज की इस अहम मीटिंग में दोहा से ये बड़ी खबर आ सकती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, दोहा में बैठे हैं और किस तरह से तमाम मामलात को आगे लेकर चला जा रहा है। बहरहाल ओवरऑल इसको अगर देखा जाए आसमा, तो ये तमाम का तमाम चंक जो हमने डिस्कस किया अफ़गानिस्तान के हवाले से, उज़्बेकिस्तान के हवाले से, दौरा उज़्बेकिस्तान है, सेंट्रल साउथ एशिया जो कॉन्फ्रेंस हुई है, सदर अशरफ गनी की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात हुई है, तमाम मामलात जो हैं वो एक ही जगह पर आकर रुकते हैं कि अफ़गानिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इन दोनों ख़ित्तों के लिए, सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के लिए, और वैसे तो पूरी दुनिया के लिए जो है ये तस्फ़िया तलब अमूर हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो इन दोनों ख़ित्तों को है कि अफ़गानिस्तान में अमन हो, ताकि हमारी जो माशी सरगर्मियाँ हैं, दोनों ख़ित्ते जो है पॉपुलेशन के हिसाब से, रिसोर्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा रिच हैं, सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया। अब ज़रूरत सिर्फ इस अमर की है कि इन दोनों के दरमियान जो कनेक्टिंग लिंक है वो अफ़गानिस्तान बनता है, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली। तो उधर जिस तरह से जितना ज़्यादा और जितना पायदार अमन वहाँ पर कायम होगा,
बहरहाल ये फ़ैसला अफ़गान अवाम को करना है, इसमें कोई अमेरिका, कोई नेटो, कोई भी और मुल्क, कोई भी और ख़ित्ता जो है वो डिक्टेट नहीं कर सकता है। ये उनका हक़ है अफ़गान अवाम का कि वो क्या चाहते हैं। और जैसे आपने कहा कि वो क्या चाहते हैं, बहुत सारी जगहों पर बाकायदा वेलकम किया गया है तालिबान को जब वो एंटर हुए हैं। कंधार में बाकायदा ये इतला आई है कि कंधार में जब तालिबान एंटर हुए हैं तो जनाब बाकायदा उन्हें वेलकम किया गया है, और एक जगह और भी वेलकम किया जा रहा है। बिल्कुल जी वेलकम किया जा रहा है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा वो करना चाहूँगी। किस्सा मुख्तसर ये है, जब अफगानिस्तान के हवाले से बात की जाती है, जब आपने वसाइल की बात की तो वसाइल जो है वो जंगों पर खर्च ना किए जाएँ, वो आवाम की फलाह के लिए खर्च किए जाएँ। फलाह की बात हो रही है तो मेरे ख्याल में अब हम आज़ाद कश्मीर कर लेते हैं। आप जानते हैं 25 जुलाई को वहाँ पर होने जा रहे हैं जी इलेक्शंस, इंतखाब किया जाएगा अवाम की जानिब से अपने नुमाइंदों का कि हमने इख्तियार किसको देना है, और ये इख्तियार की ही जंग में इसको कहूँगी। इसके लिए बहुत ज़्यादा वहाँ पर गेमा गेमी हमें दिखाई दे रही है। आवाम की खिदमत के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, और बहुत सारे लेकिन आई एम सॉरी टू कट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि ये इख्तियार की नहीं, ये कश्मीरी अवाम की फलाह की। बिल्कुल जी यही कहा जा रहा है, लेकिन बहुत दूसरी जानिब से बहुत सारी जगहों पर बहुत ज़्यादा हमें जंग भी दिखाई दे रही है, क्योंकि जंग उन लोगों की तरफ से जिन्होंने पिछले अपने अदवार हुकूमत में अफगानिस्तान के लोगों के लिए, सॉरी आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए कुछ नहीं किया है, और जब आज़ाद कश्मीर में उनको वहाँ होना चाहिए था तब वो अपने छुट्टियाँ गुजारने के लिए और अपनी उसको एंजॉय करने के लिए वो किसी और मुल्क चले जाया करते थे, लेकिन अब वो शख्सियात भी हमें आज़ाद कश्मीर के अंदर दिखाई दे रही हैं। अच्छा जी, कौन सी शख्सियात हैं, क्या क्या वादे हो रहे हैं, क्या दावे किए जा रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, बहुत सारे हलकों में इस पर तो हम बात करेंगे। लेकिन जी मुजफ्फराबाद का हल्का LA32 बहुत इंपॉर्टेंट हल्का, आज हमें उस पर बात करनी है। मुख्तलिफ हलकों पर हम रोज़ाना की बुनियाद पर बात कर रहे हैं, तो हल्का LA32 में क्या हो रहा है, अदील अहमद खान रोज़ाना की तरह आज हमें इस हल्के के बारे में रिपोर्ट करेंगे। मुजफ्फराबाद डिवीजन का हल्का LA32 मुजफ्फराबाद 6 तकरीबन 1 लाख से ज़ायद नफूस पर मुश्तमिल है। रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 70,854 है। मौजूदा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान समेत कई मारूफ सियासी शख्सियात का ताल्लुक इसी हल्के से रहा है, जिसकी वजह से ये हल्का सियासी सरगर्मियों का महवर मरकज़ रहता है। इस हल्के से 25 जुलाई को होने वाले इंतखाबात में मुख्तलिफ सियासी जमातों के 10 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। ताहम मुस्लिम लीग नून के राजा फारूक हैदर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इशफाक जफर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैयद जीशान हैदर के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्का है। बिल्कुल जी, कांटेदार मुकाबला यहाँ पर मुतवक्के है, और जिस तरह से रिजवान आप कह रहे थे ना, बड़ा अहम हल्का है, बड़ा अहम मुकाबला है, लेकिन यहाँ के मसाइल भी बहुत ज़्यादा बड़े हैं। जब लोग आवाम के पास जा रहे हैं तो बड़ी सारी चीज़ें सामने जी बिल्कुल ऐसा ही है। और अब आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म इमरान खान हमेशा वैसे एक ही बात करते नज़र आते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एजेंडे से, उनके इंतखाबी नारो दामों से कोई भी इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जो ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म का विजन है टूरिज़म के हवाले से, उस पर कोई इख्तलाफ किसी भी सूरत में नहीं हो सकता है। टूरिस्ट स्पॉट्स नए एक्सक्लूसिवली डिस्कवर करने हैं, उस पर भी जो है वो काम हो रहा है। जो ऑलरेडी डिस्कवर टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उनको किस तरह से मैनेज करना है, बेहतर करना है, माशी सरगर्मियाँ किस तरह से बढ़ानी है। तो आज़ाद कश्मीर से ज़्यादा बेहतर खित्ता कौन सा हो सकता है जो टूरिज़म से इतना कमा सकता है कि अगर आज तक जितनी भी हुकूमतें आई हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, जितनी भी हुकूमतें आई हैं उनमें से अगर ज़रा सा भी संजीदगी का या खुलूस का मुजाहरा कर दिया जाता आज़ाद कश्मीर की तरफ से, और कुछ नहीं चाहिए आज़ाद कश्मीर को। सियाहत में इतना पोटेंशल मौजूद है आज़ाद कश्मीर की कि वो न सिर्फ अपनी आवाम की खुशहाली बिल्कुल बेहतरीन तरीके से उनको जो है वो मैनेज किया जा सकता है, तमाम रिसोर्स को मैनेज किया जा सकता है, तालीम है, सेहत है, और बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं उनको मैनेज किया जा सकता है, बल्कि वो बहुत ज़्यादा सरप्लस जा सकता है। लेकिन अफसोस की बात यही है कि किसी भी सूरत कान धरते हुए हुक्मरान नज़र नहीं आ रहे, संजीदगी का मुजाहरा करते हुए अभी तक नज़र नहीं आ रहे थे। लेट्स सी कि अब इन इलेक्शंस के बाद जो सिनेरियो बनता है, कोई भी पार्टी आती है वो किस हद तक संजीदा नज़र आती है कि जो कश्मीर के जो रिसोर्सेज हैं उन्हीं से कमा के कश्मीरी अवाम की फलाह के लिए काम कर लिया जाए। बिल्कुल जी, और जिस तरह से आपने कहा सही इस्तेमाल हो, तो वहाँ के नौजवान जो बेचारे दूसरी जगहों पर जा रहे होते हैं जॉब्स लेने के लिए, उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, और इसी के लिए एफर्ट्स की जा रही हैं वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से। आपने एक और चीज़ का जिक्र किया, कान ना धरने का, बात ना सुनने का, बात ना मानने का, तो वो हमारे मुल्क में बहुत सारी जगहों पे हो रहा है, और यही वजह है कि कोविड के केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। कभी हम आपको बता रहे थे जी, बिल्कुल ऐसा दिखना शुरू हो गया था कि कोविड तो पाकिस्तान से बस अब ख़त्म ही होने वाला है,
रुखसत होने वाला है, जाने वाला है। बहुत सारी जगहों पे हमने खुद मास्क बहुत बार बल्कि उतार हम भी तो दिया, हम तो ये कह रहे थे कि चला गया है। चला गया है, मतलब जी। 1% बस अब तक तो केसेस जो खत्म। हैं उनकी शरह आ गई थी। लेकिन जी अब चूंकि हम में से बहुत सारे लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है, इस बात को संजीदगी से नहीं लिया है, इस पर गौर नहीं किया है, अमल दरामद नहीं किया है, तो रिजल्ट्स किसको भुगतना थे? हमें भुगतना है, आपको भुगतना है, वो हम भुगत रहे हैं। बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर अपने प्यारों को खो रही हैं। दर्जनों तादाद बताई जाती है ऐसे लोगों की जो कोविड की वजह से, जब उन्हें सांस का मसला होता है, वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं, खून उनका जम जाता है, क्लॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। उसका ज़िम्मेदार कौन है? उसके ज़िम्मेदार हम हैं, आप हैं। ये मैं कोई ऐसे नहीं कह रही कि इसलिए कि देखिए हम और आप आवाम, हम तमाम लोग कहीं ना कहीं हमारी तरफ से कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई कोताही हो रही है। कोताही गलती सबसे बड़ी तो ये हो रही है कि जब हमारी गवर्नमेंट ने हमारे लिए कितनी बड़ी फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि हम इससे बच सकते हैं, ख़ुद को महफूज बना सकते हैं, अपने प्यारों को महफूज बना सकते हैं, तो हम क्यों नहीं सुन रहे हैं? हम वैक्सीन लगवाने क्यों नहीं जा रहे हैं? हम वही आवाम है कि अगर ये वैक्सीन अवेलेबल नहीं होती तो हमने शायद, वो कहते हैं ना, जीना हराम कर देना, हमने वो कर देना था गवर्नमेंट का कि क्यों जी वैक्सीन नहीं है, पैसे दे दे के भी लोग लगवाने के लिए तैयार थे। और अब जब मुफ्त में मिल रही है ना, तो हम आपको घर से निकलते हुए पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि हम वैक्सीनेशन सेंटर्स नहीं जा रहे हैं, नहीं लगवा रहे हैं। और जी बहुत सारी जगहों से तो ये भी तलात आ रही है, वैक्सीन नहीं लगवानी, जाली सर्टिफिकेट बनवा लेना। क्यों भाई? ये आपकी हमारी सेहत के लिए है, आपकी हमारी जान की हिफाजत के लिए। तो प्रॉब्लम क्या है? क्यों हम अफवाहों पर ज़्यादा कान धरते हैं और जो अच्छी सही खबरें हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं बिल्कुल इसमें एक फ्रेज़ ऐड करने लगा था प्लीज़। कि जैसे आपने कहा कि आसमा, हमें अच्छी तरह पता है कि मार्च से, पिछले साल मार्च से पाकिस्तान टेलीविज़न जो है ये कोरोना के हवाले से अवेयरनेस कैंपेन जो है वो चलाया। हमने पूरी एक्सक्लूसिव जो है 24 घंटे की ट्रांसमिशंस की हैं कि कोरोना के हवाले से, कोविड के हवाले से अवेयरनेस दी जाए। अच्छा, हम जिससे भी बात करते थे, हम खुद भी बीइंग एंकर्स जब बैठते थे पाकिस्तान टेलीविज़न की स्क्रीन्स पर, तो हम भी यही बात करते नजर कि जी वैक्सीन, कोई वायरोलॉजिस्ट आ जाए, कोई डॉक्टर हमें मिल जाए, कोई पल्मोनोलॉजिस्ट मिल जाए, कोई किसी भी तरह से कोई हेल्थ केयर के हवाले से बंदा हो, कोई हुकूमती एहलकार, हुकूमती नुमाइंदा, कि जनाब वैक्सीन कब आ रही है, वैक्सीन जल्दी क्यों नहीं आ रही जी, 2 महीने लगेंगे। ओहो यार 2 महीने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इतना पता नहीं क्या हो जाएगा। अब वैक्सीन आए हुए 8 महीने हो गए हैं, लेकिन मजाल है कि अफवाहों का बाजार ठंडा पड़ा हो, बल्कि उसमें और ज़्यादा इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि चाहे वो असद उमर साहब हो, चाहे वो वज़ीर आज़म हो हमारे, फैसल सुल्तान साहब जो मुआविन ख़ुसूसी सेहत है, सब एक ही बात करें कि खुदारा अफवाहों पर कान ना धरें। किसी किस्म की कोई इसमें हकीकत नहीं है। जो भी अफवाह है, ये वैक्सीन है, ये कोविड के हवाले से वैक्सीन जो है बनाई गई है और ये इंटरनेशनल लेवल पर हर मुल्क में हर जगह पर लगाई जा रही है। ये कोई पाकिस्तान के लिए एक्सक्लूसिवली डिज़ाइन नहीं की गई है, कोई अब पाकिस्तान के लिए एक्सक्लूसिवली फॉर्मेट नहीं इसका बनाया गया है कि जनाब हम पाकिस्तानियों को ही सारी मुसीबतें और मुश्किलें इस वैक्सीन के लगाने से आनी हैं। ये पूरी दुनिया के लिए बनाई जा रही है, उसमें से पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान हमारे लिए। और इसमें कोई शक नहीं है आसमा, ये बात कहने में कोई हरज नहीं है, बल्कि कहना चाहिए कि स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ जो है वो वैक्सीनेशन सेंटर्स पर अवेलेबल हैं। यानी आप वॉक इन भी जाते हैं तो मैक्सिमम 5 से 7 मिनट, 10 मिनट में आप फारिग होकर वापस आकर डोज लगवा के वापस आ सकते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे इशू यही है कि आप कब संजीदा होंगे। बिल्कुल जी। और संजीदगी न दिखाने की वजह से अस्पतालों में क्या सिचुएशन है, क्या सूरत हाल है, ये जानने के लिए हम रुख कर रहे हैं जी इस्लामाबाद का पिम्स अस्पताल की नुमाइंदगी के लिए डॉक्टर मिनहाज साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेलीफोन लाइन पर। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमारे न्यूज़ शो के लिए वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर साहब, पहले जब कोविड की नई लहर आई, बेहतियाती की गई, अस्पतालों पर बर्डन जो है, लोड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। हमारे डॉक्टर्स हजरात परेशान हो रहे थे, मुतासिर भी हो रहे थे, बहुत सारे डॉक्टर्स की जानें भी गई हैं। फिर हमने देखा कि इसमें काफ़ी कमी आई और वो कमी इसलिए आई कि हमने आवाम ने एहतियात की। अब फिर से भी एहतियाती हो रही है और एक नया वेरिएंट भी आ गया है डेल्टा के नाम से। अभी कुछ आप बताएंगे पहले तो पिम्स में क्या सिचुएशन है, ख़ासतौर पर कोविड के लिए जो वार्ड बनाया गया है उसके अंदर, और ओवरऑल अगर आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन हो अस्पतालों के ऊपर दबाव की, क्या ये वाक़तन बढ़ रहा है, केसेस में इजाफा हो रहा है मिनहाज साहब? जी बहुत शुक्रिया। जो 4th वेव है कोविड की वो शुरू हुई है। हमारे पास 3rd वेव के आखिर में पेशेंट्स की जो इंडोर नंबर था वो 30 से भी नीचे आ गया था, लेकिन आज पिम्स में 57 पेशेंट्स एडमिटेड हैं कोविड के। और इस दफ़ा जो 4th वेव में सबसे ज़्यादा परेशान कौन बात यह है कि हमारे पास जो पेशेंट्स का एज ग्रुप है वो बहुत यंगर एज के लोग हैं। और आज से 2 दिन पहले इंतहाई अफसोसनाक बात यह भी है कि हमारे पास जो पेशेंट्स बहुत सीरियस हालत में लाए गए थे और जो जानवर हो गए
उनकी उम्रें 18 और 27 साल थी। तो इसलिए अब इसमें जो डेल्टा वेरिएंट के हवाले से जो अवाम में इस वक्त वो है बेचैनी, और वो उसमें डेल्टा वेरिएंट हमारी पॉपुलेशन में बिल्कुल मौजूद है और डिटेक्ट भी हुआ है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी या उसका जो है स्प्रेड बहुत ज़्यादा हम इसलिए नहीं कह सकते कि एक जब ग्रुप हम लेते हैं पेशेंट्स का जो पॉजिटिव होते हैं उसमें से हम कोशिश करते हैं डिटेक्ट करने की कि इसमें कौन कौन से वेरिएंट्स हैं, तो वो बैजेस के अंदर जो है वो डिटेक्ट होता है कि ये डेल्टा वेरिएंट है या यूरोपियन है या इवन साउथ अफ्रीकन वेरिएंट भी कराची में कुछ लोगों में पाया गया। तो लेकिन असल जो चीज़ है वो यही है कि हमें एहतियात का दामन नहीं छोड़ना है, हमें कोविड के साथ रहना है अपनी आपकी हिफाजत करके। और इस वक्त जो सबसे अच्छा हथियार हमारे पास मौसर है SOPs के ऑब्जर्वेशन के अलावा वो वैक्सीनेशन। हम लोग वैक्सीनेशन को सिर्फ और सिर्फ इसलिए ले रहे हैं कि हमें बाहर के मुल्क ट्रैवल करना है या हमें जो है हमारी कोई ऐसी जगह पे ऑफिशियल रिक्वायरमेंट जबरदस्ती या हमें सैलरी नहीं मिल रही हमारे ऑफिस से तब। जी बिल्कुल, जी एग्जैक्टली। तो उस वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें देखें अगर हम सेहतमंद हैं, हम इस माशरे में जिंदा हैं, तो जाहिर है हम अपनी जिम्मेदारियां तभी निभा सकेंगे। हम पे जो लोग डिपेंडेंट हैं, हम जिस अगर बड़ी एज ग्रुप में हैं या जिस भी एज में हैं, हमें माशरे को, इस सोसाइटी को, इस दुनिया को हमारी ज़रूरत है, हमारी आने वाली नस्लों की ज़रूरत है। हमें अपनी एहतियात करनी है और इसके ऊपर सख्ती से जो है वो अमल भी करना है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर मिनहाजुल राज साहब, ज़रा ये शेयर कर दीजिएगा, दो पहलू हैं सवाल के, दोनों को एड्रेस कीजिएगा मुख्तसरन। एक तो ये कि सबसे पहले ये बताइएगा कि पिम्स बहुत बड़ा, चूँकि इस्लामाबाद का तो सबसे बड़ा अस्पताल है, शुरू में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा रश रहा, बाद में मैनेज किया गया वैक्सीनेशन के हवाले से। अब वैक्सीनेशन करवाने वालों का रुझान कैसा है पिम्स अस्पताल में, क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर जाएगा पूरे इस्लामाबाद के ट्रेंड को। और दूसरा ये भी शेयर कीजिएगा, आप चूँकि आँखों के स्पेशलिस्ट हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, पहले हमने फर्स्ट 3 वेव्स में देखा कि आँखों को भी जो है वो इफ़ेक्ट किया, कोई कहीं ना कहीं कोई सिम्टम्स आँखों की तरफ भी जाता हुआ कोविड का नज़र आया। 4th वेव का, डेल्टा का ख़ास तौर पे, कोई ऐसा सिम्टम है या आ सकता है जो आंखों को इफेक्ट करे? सबसे पहली बात तो जो वैक्सीनेशन सेंटर्स के हवाले से है, यकीनन शुरू में हमने चूंकि एक छोटी जगह पे वो सेंटर शुरू किया था जो कि आने वाले रश को कैटर नहीं कर सका, तो लिहाजा हमने उसको मेन OPD हॉल में शुरू कर दिया। लेकिन अब चूंकि 1 जुलाई से हम अपनी OPD सर्विसेज भी बहाल कर चुके हैं पिम्स हॉस्पिटल की मेन और इस्लामाबाद हॉस्पिटल के अंदर, तो वैक्सीनेशन सेंटर भी हमारा वहीं पे मौजूद है। लेकिन वो हम सारी की सारी बड़ा सिस्टमेटिक जो नए काउंटर्स बनाए गए हैं, 10 में से 4 जो हैं वो वैक्सीनेशन के लिए मुख्तस हैं और बाकी 6 काउंटर्स पे हम OPD के मरीजों को हैंडल कर रहे हैं। तो और वैक्सीनेशन स्टाफ हमारा सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक बिल्कुल वहाँ मौजूद है, वैक्सीनेशन हो रही है सुकून के साथ। बीच में कुछ तातुल आया था 2 दिन के लिए, कुछ हमारे स्टाफ के इशूज थे जिसकी वजह से शायद स्ट्राइक रही थी, लेकिन वो अब चीज़ें सेटल हो चुकी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सारे हॉस्पिटल के सारे फंक्शन जो हैं वो मामूल के मुताबिक जारी हैं। दूसरी जो बात थी आंखों के हवाले से, तो आंखों के हवाले से चूंकि हमारे जो आई लैशेस की जो बेस है इसके अंदर छोटे छोटे मसाम होते हैं और इनके साथ ही हमारी जो टीयर डक्ट्स की वो हैं ओपनिंग्स, उनमें और साथ ही जो हमारे जो है नेज़ोलैक्रिमल डक्ट है जिसके जरिए हमारे आंसू जो हर वक्त बनते हैं आँख में, वो नाक में जा रहे होते हैं, वो एक पैसेज हो सकता है जो कि कोविड का वायरस जो है वो वहाँ से हमारे जिस्म में एंटर हो जाए। तो इस वजह से एहतियात की जाती है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड एरिया में हैं तो आप अपनी आंखों के ऊपर वो जो है एहतियात प्रोटेक्टिव गॉगल्स ज़रूर पहनें और बाकी जाहिर है कि अपनी आंखों की जितनी मैक्सिमम हिफाजत सही। और डॉक्टर साहब ये भी तो हो सकता है नहीं, अगर कुछ पहन रहे हैं आंखों पे तो कम से कम एहतियात करें अपने फेस को बार बार टच करने से, चेहरे को बार बार छूने से। बहरहाल डॉक्टर मिनहाजुल सराज साहब, पिम्स अस्पताल की सिचुएशन भी आप बता रहे थे और ओवरऑल हम बात कर रहे थे कोविड को लेकर, इस्लामाबाद में क्या सिचुएशन है और दीगर मुल्क में सूरत हाल कैसे बिगड़ सकती है और संभाली कैसे जा सकती है। बहुत शुक्रिया मिनहाजुल सराज साहब आपके वक्त के लिए। जी बिल्कुल, आपने इस्लामाबाद और पूरे मुल्क की बात की, तो पूरी दुनिया के हवाले से अगर नाज़रीन कहा जाए तो कोविड जो है बिल्कुल अभी किसी तरह वापस जाने के लिए तैयार नहीं है, सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है और इस बात को वार्न किया है बाकायदा आलमी इदारा सेहत WHO ने। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल ख़तरनाक इक़साम, बल्कि मज़ीद जो है वो ख़तरनाक इक़साम सामने आ रही हैं, वेरिएंट्स जिनको हम कहते हैं, वेरिएंट्स सामने आ रहे हैं। किसी जगह पर उसके अपने कल्चर से किसी तरह का वेरिएंट उठता है, किसी और तरह से किसी और जगह पर एनवायरनमेंट के हिसाब से कोई वेरिएंट उठता है। तो लेकिन
एट द डे एंड हम ये ज़रूर कहेंगे कि दुनिया में अभी तक कोरोना वायरस एग्जिस्ट कर रहा है। वैक्सीनेशन जो है बड़े पैमाने पर एक्सटेंसिव कैंपेन जो है पूरी दुनिया में शुरू हो गई है। अगर ये कहा जाए कि करोड़ों लोगों ने पूरे उसको अर्ज पे लगवा ली है वैक्सीन तो गलत नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी तो भी अमेरिका में, सॉरी टू हाँ इंटरप्ट यू, लेकिन अमेरिका में खुद बाइडन ने उस दिन हाँ बोला कि जी अब आप लोग अपने दोस्तों से घुल मिल सकते हैं, पार्टीज कर सकते हैं, चेक कर रहे हैं ना पार्क्स में वो जा कि सकते भाई हैं, किस मिल-जुल तरह सकते से हैं। वैक्सीन का असर किस लेकिन तरह हमें से तो ये होता नहीं है। दिखाई दे रहा है। हाँ ऐसा ही है, लेकिन बहरहाल ये तमाम के तमाम इश्यूज़ जो हैं ये चलने हैं। एट द डे एंड आपने एहतियात जो है वो ज़रूर करनी है, एहतियात का दामन हाथ से बिल्कुल नहीं छोड़ना है। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रोग्राम के आखिर में बात कर लेते हैं। पंजाब हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम पाकिस्तान के पहले खुसूसी स्कूल में बाकायदा क्लासेस का एहतमाम शुरू कर दिया गया है। अब ये खुसूसी स्कूल है क्या? ये जनाब ट्रांसजेंडर्स के लिए बनाया गया है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है पाकिस्तान की, उसके लिए ये खुसूसी स्कूल बनाया गया, अलग से स्कूल है ताकि वो वहाँ पर तालीम हासिल कर सके, क्योंकि बहरहाल उन्हें जो आम स्कूल्स होते हैं उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फ़िक्रे सुनने को मिलते हैं, परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसका नतीजा ये निकलता है कि वो आते ही नहीं हैं पढ़ाई की तरफ, तालीम की तरफ। तो अब ये खुसूसी स्कूल्स ट्रांसजेंडर्स के लिए शुरू किए गए हैं। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ने इसको बहुत सराहा है। क्या तफसील है, ज़फ़रुल्लाह खान हमारे नुमाइंदे शेयर कर रहे हैं। ट्रांसजेंडर्स के लिए खुसूसी स्कूल इब्तदाई तौर पर शहर के मरकजी इलाके गवर्नमेंट कम्प्रीहेंसिव हाई स्कूल में किया। ट्रांसजेंडर्स की तलीम के लिए खुसूसी निसाब जापान के अदारे जायका के तावन से मुरतब किया गया। स्कूल की सरबराह खुद भी ट्रांसजेंडर हैं और उन्होंने तलीम के शोबा में एमफिल तक तलीम हासिल कर रखी है। मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि मैं अपनी पढ़ाई को जो है अब यूटिलाइज़ कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए। वो जो एक चीज़ मैंने सोची हुई थी, वो चीज़ जो एक ख्वाब था मेरा, मैं खुद टीचर बनना चाहती थी और अल्हम्दुलिल्लाह अब वो आके मेरा ख्वाब पूरा हुआ है। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बुलिंग की वजह से, हरासमेंट की वजह से स्कूलों में जाना छोड़ दिया था। अब माशाल्लाह दे आर वेरी हैप्पी ओवर हियर कि वो यहाँ आए हैं, उनको तालीम के मौके मिले गए। फर्दर मोर गवर्नमेंट का ये प्लान है कि इसको एक्सपेंड किया जाएगा मुख्तलिफ डिवीजन तक और ग्रेजुअली डिस्ट्रिक्ट्स तक। अब इनको अलग से इन्वायरमेंट मिलेगा तो अच्छे से तालीम हासिल करेंगे और बेहतरीन रोज़गार की तरफ आएंगे। और जो एक स्पेसिफिक जो एक लाइन से चल पड़ी है बैगिंग और डांसिंग, उसी से हटकर ये तालीम याफ्ता होकर अपने बारे में अच्छा सोच सकेंगे। स्कूल के तलबा को न सिर्फ किताबें, कापियाँ, यूनिफॉर्म्स, जूते फ्राहम किए गए हैं, बल्कि स्कूल आने जाने के लिए वैन की सहूलत भी बिला मुआवजा फ्राहम की गई है। माशरे साइड पे कर दिया, लेकिन दोबारा स्कूल में आके ऐसा लग रहा है कि एक नई किरण जागी हमारे अंदर कि हम पढ़ लिख कर कुछ बन सकते हैं। और मैं पढ़ लिख कर फैशन डिज़ाइनर बनूंगी ताकि मैं अपने माशरे के लिए कुछ कर सकूं। मैं यहाँ पे FA की स्टूडेंट हूँ। मैंने मतलब प्राइवेट मैट्रिक किया। हम यहाँ से पढ़कर अपने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में बेहतरी लाएंगे और अपने एक मतलब अपने लिए ख़ुद एक अच्छा काम करेंगे। स्कूल में जाते थे, अच्छा नहीं समझते थे, मतलब कि बहुत बुरा फील करते थे। बहुत खुशी हुई है कि मुल्तान में पहली दफ़ा ट्रांसजेंडर्स के लिए इदारा खोला गया है। इंशाल्लाह पढ़ेंगे और इसको आगे भी फैलाएंगे। ट्रांसजेंडर्स के लिए खुसूसी तलीमी सिलसिला जारी करना हुकूमत का मुस्तहसन कदम है। तालीम और तरबियत की फराहमी से ट्रांसजेंडर्स को मुआशरे का कारआमद शहरी बनाने में मदद मिलेगी। ज़फ़रुल्लाह खान, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, मुल्तान। नाज़रीन इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचता है। आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया। रिजवान रौनक और आसमा इकबाल को दीजिए इजाज़त। कल शाम ठीक 6 बजे इसी न्यूज़ शो के साथ हम आपसे दोबारा मिल रहे होंगे। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।